नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल ऑडियो पॉडकास्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध हिंदी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई मार्मिक देशभक्ति कहानी अमराई। ये कहानी हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन कठिन दिनों में ले जाती है जब देश प्रेम केवल बड़ों के दिलों में ही नहीं बल्कि बच्चों के कोमल हृदयों में भी पल रहा था। एक आम के बगीचे अमराई में मनाए जाने वाले त्योहार और उसी स्थान पर हुए सरकारी दमन की ये कथा हमें साहस, त्याग और स्वराज की सच्ची भावना का परिचय कराती है। तो आइए सुनते हैं गर्व और प्रेरणा से भरी कहानी अमराई। उस अमराई में सावन के लगते ही झूला पड़ जाता और विजयादशमी तक पड़ा रहता। शाम सुबह तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां उस झूले की शोभा बढ़ाती। ये उन दिनों की बात है जब सत्याग्रह आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था। सारे भारतवर्ष में समराग्नि धधक रही थी। दमन का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था। अखबारों में लाठीचार्ज, गोलीकांड, गिरफ्तारी और सजा की धूम के अतिरिक्त और कुछ रहता ही न था। इस गांव में भी सरकार के दमन का चक्र चल चुका था। कांग्रेस के सभापति और मंत्री पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। इस दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थीं। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाया करते थे। बहनें भाइयों को पहले कुछ खिलातीं, माला पहनातीं, हाथ में नारियल देतीं और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहतीं, भाई, इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ न दिखाना। एक तरफ तो राखी का चित्ताकर्षक दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूले पर झूल रहे थे। उनके सुकुमार हृदयों में भी देश प्रेम के नन्हे नन्हे पौधे प्रस्फुटित हो रहे थे। बहादुरी के साथ देश के हित के लिए फांसी से लटक जाने में वे भी शायद गौरव समझते थे। पहले तो लड़कियां कजली गा रही थीं, एकाएक एक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली बजली तो गए भूल और लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अभी 3 ही महीने पहले वे राय साहिब हुए थे। ऑनररी मजिस्ट्रेट तो वो थे ही और थे सरकार के बड़े भारी खैरख्वाह। जब उन्होंने सुना कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गई है, प्रायः इस प्रकार वहां रोज ही होता है, तो वे बड़े घबराए। फौरन घोड़ा कसवाकर अमराई की ओर चल पड़े, किंतु उनके पहुंचने के पहले ही वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दारोगा नियामत अली ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर साहब, आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद न थी। मालूम होता है कि आप भी उन्हीं में से हैं। ये सब आपकी ही तबीयत से हो रहा है, लेकिन इससे अमन में खलल पड़ने का खतरा है। आप 5 मिनट के अंदर ही ये सब मजमा यहाँ से हटवा दीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर लाठियां चलवानी पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दारोगा जी, जरा सब्र रखिए, मैं अभी यहाँ से सबको हटवाए देता हूँ। आपको लाठियां चलवाने की नौबत ही क्यों आएगी? नियामत अली का पारा 110 पर तो था ही। बोले, फिर भी मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे ही तो मुझे मजबूरन लाठियां चलवानी ही पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का नाती विजय हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर सामने खड़ा हो गया। ठाकुर साहब को संबोधन करके बोला, दादा देखो, मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। इतने में उसकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, धानी रंग की साड़ी पहने आकर ठाकुर साहब से बोली, दादा, ये विजय लकड़ी की तलवार लेके बड़े बहादुर बनने चले हैं। मैं तो दादा स्वराज का काम करूंगी और चरखा चला चलाकर देश को आजाद कर दूंगी। फिर दादा बताओ, मैं बहादुर बनूंगी कि ये लकड़ी की तलवार वाले? विजय की तलवार का पहला वार कांति पर ही हुआ। उसने कांति की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, देख लेना, किसी दिन फांसी पर न लटक जाऊं तो कहना, लकड़ी की तलवार है तो क्या हुआ, मारा कि नहीं तुम्हें? बच्चों की इन बातों में ठाकुर साहब क्षण भर के लिए अपने आप को भूल से गए। उधर 10 मिनट से 11 होते ही दारोगा नियामत अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का हुक्म दे ही दिया। देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगी। आज अमराई में ठाकुर साहब के भी घर की स्त्रियां और बच्चे थे और गांव के भी प्रायः सभी घरों की स्त्रियां, बच्चे और युवक त्योहार मनाने आए थे। उनकी थालियां राखी, नारियल, केसर, रोली, फूल मालाओं से सजी हुई रखी थीं, किंतु कुछ ही देर बाद जिन थालियों में रोली और चंदन था, खून से भर गई। जब पुलिस मजमे को तितर बितर करके चली गई तो देखा गया कि घायलों की संख्या करीब 30 की थी, जिनमें अधिकतर बच्चे, कुछ स्त्रियां और 8-7 युवक थे। विजय को सबसे ज्यादा चोट आई थी। चोट तो कांति को भी थी, किंतु विजय से कम। ठाकुर साहब का तो परिवार का परिवार ही घायल था। घायलों को उनके घरों में पहुंचाया गया और अमराई में पुलिस का पहरा बैठ गया।
विजय की चोट गहरी थी, दशा बिगड़ती जा रही थी। जिस समय वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उसी समय कोर्ट से ठाकुर साहब के लिए सम्मन आया। उन्हें कोर्ट में ये पूछने के लिए बुलाया गया था कि उनका आम का बगीचा असहयोगियों का अड्डा कैसे और किसके हुक्म से बनाया गया। ठाकुर साहब भी ऑनररी मजिस्ट्रेटी का इस्तीफा, राय साहिबी का त्यागपत्र जेब में लिए हुए कोर्ट पहुंचे। उनका बयान इस प्रकार था: मेरा बगीचा असहयोगियों का अड्डा कभी नहीं रहा है, क्योंकि मैं अभी तक सरकार का बड़ा भारी खैरख्वाह रहा हूँ। मुझे सरकार की नीति पर विश्वास था और अपने घर में बैठा हुआ मैं अखबारी दुनिया का विश्वास कम करता था। मुझे यकीन ही नहीं आता था कि न्याय की आड़ में सरकार निरीह बालक, स्त्रियों और पुरुषों पर लाठियां कैसे चलवा सकती है। परंतु आज तो सारा भेद मेरी आंखों के आगे ही विशैले अक्षरों में लिखा गया है। मेरा तो ये विश्वास हो गया है कि इस शासन विधान में, जो प्रजा के हितकर नहीं है, अवश्य परिवर्तन होना चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वो शासन सुधार के काम में पूरा सहयोग दे। मैं भी अपना धर्म पालन करने के लिए विवश हूँ और ये मेरी राय साहिबी और ऑनररी मजिस्ट्रेटी का त्यागपत्र है। ठाकुर साहब तुरंत कोर्ट से बाहर हो गए। दूसरे ही दिन से उस अमराई में रोज ही कुछ आदमी राष्ट्रीय गाने गाते हुए गिरफ्तार होते और 60 साल के बूढ़े ठाकुर साहब को सरकार के इतने दिन की खैरख्वाही के पुरस्कार स्वरूप 6 महीने की सख्त सजा और 500 रुपए का जुर्माना हुआ। जुर्माने में उनकी अमराई नीलाम कर ली गई। जहां हर साल बरसात में बच्चे झूला झूलते थे, वहीं पर पुलिस के जवानों के रहने के लिए पुलिस चौकी बनने लगी। इस प्रकार जिस अमराई में कभी हंसी खुशी के झूले पड़ते थे, जहां राखी जैसे पवित्र त्योहार मनाए जाते थे, वही स्थान सरकार की कठोरता का प्रतीक बन गया। लेकिन उस दमन ने ठाकुर साहब जैसे सरकार के वफादार व्यक्ति की आंखें खोल दी। उन्होंने अपने पद और सम्मान त्याग दिए और स्वराज की लड़ाई में कूद पड़े। बच्चों और स्त्रियों का बहाया गया खून व्यर्थ नहीं गया। उसने पूरे गांव में स्वतंत्रता की नई लहर पैदा कर दी। कहानी का मॉरल: सच्चा देश प्रेम उम्र का मोहताज नहीं होता। अन्याय चाहे जितना शक्तिशाली हो, त्याग और सत्य की ताकत उसे बदलने पर मजबूर कर ही देती है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक देशभक्ति कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और शानदार कहानियां हम आप तक लाते रहें। धन्यवाद।